तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मेंग चुआन ने 3 पाथ ऑफ कल्टीवेशन को फॉलो करते हुए एक नया ही पाथ ऑफ कल्टीवेशन अनलॉक कर दिया था, जिसकी वजह से वो ऐसी पावर अचीव कर लेता है कि जिससे वो सिटी लॉर्ड गेशुआन को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। मगर उसके साथ साथ उसकी अपनी ही डेथ हो जाती है। जूली ने अपनी फिनिक्स पावर को यूज करते हुए अपने लाइफ स्पेन को सेक्रीफाइस करते ही मेंग चुआन को दोबारा से रिबॉर्न कर लिया था, मगर इस मर्तबा वो एक छोटा बच्चा बन चुका था। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सारे ही लोग एक जगह इकट्ठे बैठे हुए होते हैं और वहां पर जूली कहती है कि मैंने सोचा था कि शायद ये वाला ट्रायल इमोशनल होगा, हमारे इमोशंस के साथ खेला जाएगा, मगर सोचा भी नहीं था कि इस ट्रायल में इतना कुछ हो जाएगा। हम लोगों में से बस कुछ ही हैं जो कि इस ट्रायल में सरवाइव कर पाए हैं। और फिर इमोर्टल यानफिंग कहता है कि अभी भी युआनचू माउंटेन इस सारी सिचुएशन पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। इस ट्रायल में सब लोगों ने कुछ ना कुछ खोया है। और फिर मेंग चुआन उन लोगों से कहता है, मुझे युआनचू सिटी के बारे में बताओ कि वो कैसा है, आखिर वो लोग हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। तो उसे बताया जाता है कि जब तुमने सिटी लॉर्ड गेशुआन को मारा था तो युआनचू ने फिर से किसी को अर्ली युआन सिटी में भेजा था, क्योंकि जनरल भी मारा गया था और ऊपर से सिटी लॉर्ड भी मारा गया था। तो अब वहाँ पर कोई भी सिटी लॉर्ड मौजूद नहीं था, इसीलिए वहाँ पर शाओशी को सिटी का नया लॉर्ड बना दिया गया और उसे ऑर्डर्स दिए गए हैं कि वो अर्ली युआन सिटी को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू करे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओशी एक एविल स्टार की को अपनी बॉडी के अंदर डाल देती है, जिसकी वजह से उसके अंदर भी फियर्स की पावर आ जाती है और वो भी अब उसी पाथ ऑफ कल्टीवेशन को फॉलो करेगी जिसे जनरल फॉलो कर रहा था। और दूसरी तरफ जितने रेगुलर गार्डियंस होते हैं वो सारे के सारे उसे अपना जनरल एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इमोर्टल यानफेंग उसे बताता है कि हम सब लोग सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि तुम्हें जब होश आएगा तो ही हम लोग वहां जाएंगे। यहाँ तक कि युआनचू माउंटेन ने किसी को नीचे भेजा भी था, मगर बदकिस्मती से उसका वो फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा खराब था, क्योंकि तुमने उसके ऊपर सुसु कर दिया था। ये सुनकर मेंग चुआन जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, मगर फिर अचानक उसे याद आता है कि इसका मतलब ये है कि मैंने कपड़े नहीं पहने थे। ज़ोंगशा उससे कहता है कि तुम्हारा प्रेशर तो काफी अच्छा था। और यान चिडोंग कहता है कि मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो शायद मुझ में तो इतना प्रेशर था ही नहीं। और फिर वहां पर वो प्रिंसेस उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी पूरी बॉडी देखी है, मैं बता सकती हूँ कि तुम्हारी बम्पी पर एक छोटा सा तिल भी है। ये सुनते ही मेंग चुआन को शर्मिंदगी होने लगती है और वो कहता है, क्या तुम लोगों ने सब कुछ देखा है? ये कहने के साथ ही वहाँ पे मौजूद सारे ही लोग हंसना शुरू कर देते हैं और मेंग चुआन को गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में फौरन से आगे जाता है और जाकर मछली खाने की कोशिश करता है, मगर उसे खाकर भी कोई फायदा नहीं था। मगर फिर वो अपनी बेबसी पर अफसोस करने लगता है कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। एक मर्तबा मैं फिर से बड़ा हो जाऊं तो फिर मैं सबको अच्छा सबक सिखाऊंगा। और फिर यान चिडोंग उससे कहता है कि माफ करना मेंग चुआन, मगर हम लोग युआनचू माउंटेन जा रहे हैं। तो फिर मेंग चुआन कहता है, इसमें सॉरी वाली क्या बात है। इतने में अचानक वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर एक कश्ती आ रही होती है और वो लोग कहते हैं ये लोग जरूर युआनचू माउंटेन से आए हैं। हमें दिखाया जाता है वहां पर कुछ डिवाइन लेडी पपेट्स होती हैं। वो कहती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, चलो युआनचू माउंटेन जाने का वक्त आ गया है। तो मेंग चुआन कहता है, चलो तो वक्त आ गया। ये कहने के साथ ही वो लोग फिर एक एक करके उस कश्ती पर चढ़ना शुरू होते हैं। और मेंग चुआन वहां पर यानवुई से कहता है कि मुझे बताओ तुम्हारी फाउंडेशन ऑफ गॉड कैसी है। तो यानवुई उससे कहता है, तुम टेंशन मत लो, युआनचू माउंटेन ने कहा है कि वो लोग मेरी फाउंडेशन ऑफ गॉड को रिकवर करने में मेरी हेल्प करेंगे। मगर मेंग चुआन कहता है, तुम जरूर मुझसे झूठ बोल रहे हो। मगर यानवुई उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि मैं क्यों झूठ बोलूंगा। ये कहते ही वो वहां से चला जाता है और जूली भी जाते हुए उससे कहती है कि मैं वहां पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये कहने के साथ ही वो उसे उसकी वो सोर्ड भी वापस कर देती है और मेंग चुआन से कहती है कि मैं बहुत जल्द पूल ऑफ ब्लड को क्रॉस करने के बाद वापस से माउंटेन से नीचे आऊंगी और तुमसे आकर मिलूंगी। तो मेंग चुआन कहता है, अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ, पर मुझसे वादा करो कि तुम जरूर आओगी। तो जूली उससे जाते जाते वादा कर देती है और वो पपेट उस कश्ती को लेकर वहां से जैसे ही जाते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि 4 पपेट्स अभी भी मेंग चुआन के चारों तरफ खड़े हुए होते हैं और वो लोग वापस उस कश्ती में नहीं गए थे। जिस पर मेंग चुआन को हैरानी होती है कि सब लोग चले गए, ये पपेट्स यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं। वो उन पपेट्स को देखकर कहता है कि तुम लोग क्यों खड़े हो, सब लोग तो चले गए। ये कहते ही वो पपेट फौरन से उस पर झपट पड़ते हैं। ये देखते ही मेंग चुआन समझ जाता है कि ये पपेट्स यहाँ पर उसकी पावर को टेस्ट करने के लिए आए हैं। ये कहने के साथ ही वो फौरन से अपनी सोर्ड के साथ अपनी पावर एक्टिवेट करते ही एक जोरदार एनर्जी अटैक करता है कि
वो उन चारों के चारों पपेट्स को एक ही झटके में उठाकर दूर फेंक देता है। उसकी सोड एनर्जी इतनी लाजवाब होती है कि वो पपेट्स भी उसे नहीं समझ पाती और मेंग चुआन एक ही अटैक में ऐसा फील कर रहा था कि जैसे वो इससे ज्यादा एनर्जी यूज कर सकता है। और दूसरी तरफ ज़ुआंग चेन वो उसकी तीनों के तीनों इनहेरिटेंट्स को एक पेपर पर नोट करते हुए कहता है कि तुमने मैजिक सीड पावर को यूज किया और ऊपर से बॉडी रिफाइनमेंट पावर को भी अचीव कर लिया है और उसके साथ तुम्हारे पास डिवाइन पावर भी है। और ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये तुम्हारी तीनों की तीनों पावर्स फिर से एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई हैं। और इतने में वो पपेट्स दोबारा से अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट कर लेती हैं, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाती हैं। और हमें बताया जाता है कि ये इमोर्टल पपेट्स असल में गॉड रियलम के सेकंड लेवल में हैं। ये देखकर मेंग चुआन कहता है अच्छा तो ये तीनों इमोर्टल पपेट्स हैं। ये कहने के साथ ही वो एक पपेट के पास जाते हैं, उसे एक जोरदार किक मारकर वहां से पीछे फेंक देता है और इस तरह बाकी पपेट्स भी उस पर हमला करने की कोशिश करती हैं। और यहाँ पर ज़ुआंग चेन कहता है कि तुम्हारी ये पावर अभी भी 7 कलर फियर्स की पावर्स के बराबर की है और तुम्हारा एक अटैक एक ब्लैक स्टार गॉड के 4th लेवल के बराबर का है। और फिर मेंग चुआन देखता है कि वो सारे ही पपेट एक साथ ही झपट रहे हैं, तो वो फौरन से अपने आप को उन अटैक से बचाते हुए बहुत ही आसानी से उन लोगों से दूरी बनाता है और फिर अपनी सोर्ड के साथ अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा होता है। और ज़ुआंग चेन से कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये ब्लैक स्टार गॉड के 4th लेवल के बराबर नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा पावर है, क्योंकि इस पावर का कुछ हिस्सा मेरी बॉडी में सील है। इतना कहने के साथ हमें दिखाया जाता है वहां पर वही लेजेंडरी सोर्ड दोबारा से अपीयर होती है। और ज़ुआंग चेन उससे कहता है कि ये न्यू पाथ ऑफ कल्टीवेशन इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें तुम 3 गॉड्स पावर को यूज कर रहे हो। ये पावर ऐसी फील हो रही है कि जैसे ये कभी भी खत्म नहीं होगी। वो पावर जैसे ही उसकी बॉडी में मर्ज होना शुरू होती है तो मेंग चुआन अपनी सोर्ड के साथ एक एक स्लैश अटैक करते ही उन पपेट्स के टुकड़े टुकड़े करता जा रहा होता है। मगर वो देखता है कि पपेट्स दोबारा से जिंदा हो रहे हैं और उनके बॉडी पार्ट्स दोबारा से एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वो सारे पार्ट्स एक जगह मिलकर एक और डिवाइन बॉडी क्रिएट कर लेते हैं और तीनों एक साथ मिलकर एक सन गॉड पपेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके बाद उनका रियलम गॉड लेवल के 3rd लेवल पे चला जाता है। यहाँ पर ज़ुआंग चेन मेंग चुआन से कहता है कि ये सोर्ड होल्ड करो, अब ये सोर्ड तुम्हारी है और तुम्हारी तीनों की तीनों इनहेरिटेंट्स वो इसी सोर्ड के साथ मौजूद हैं। तुम्हारी मैजिक पावर, तुम्हारी डिवाइन पावर और तुम्हारी बॉडी रिफाइनमेंट तीनों ही इसके अंदर मर्ज हो चुकी हैं। मेंग चुआन जैसे ही उसे होल्ड करता है तो तीनों की तीनों पावर्स उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती हैं। और इस तरह वो पपेट गॉड जैसे ही मेंग चुआन पर एक पाल्म अटैक करने वाली होती है तो मेंग चुआन अपनी उसी लेजेंडरी सोर्ड के साथ उस अटैक को काउंटर करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। मगर वो सोर्ड थोड़ी सी हेवी थी, मगर उसके बावजूद भी मेंग चुआन उसके साथ जैसे ही अटैक करता है तो वो स्लैश अटैक वो ताकतवर होता है कि वो उस डिवाइन गॉड बॉडी को बीच में से काट कर तेजी से पानी के बीच में से निकलता है। तो वहां पे मौजूद जूली, यानवुई और बाकी सारे लोग बिल्कुल हैरान होकर रह जाते हैं। उन लोगों ने पहले कभी इतना पावरफुल अटैक देखा ही नहीं था। वो लोग समझ जाते हैं कि ये अटैक जरूर मेंग चुआन ने किया है। और यहाँ पर मेंग चुआन उस अटैक के बाद कहता है कि ये पावर गॉड पावर की तरह फील हो रही है, मगर ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये गॉड से भी ज्यादा पावरफुल है। लगता है कि इस पावर के अंदर एक ग्रेट पोटेंशियल मौजूद है। और ज़ुआंग चेन भी उससे कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, अभी से ही तुम इतना ताकतवर हो कि तुम खुद को किसी गॉड किंग के साथ कंपेयर कर सकते हो। मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी इस कल्टीवेशन को एक नाम देना चाहिए, क्योंकि ये नया कल्टीवेशन सिस्टम अब तुमसे ही बिलोंग करता है। तो मेंग चुआन उसे मैजिक कल्टीवेशन का नाम देता है। अगले सीन में हमें युआनचू माउंटेन के एक हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक एल्डर कहता है कि क्या नया पाथ ऑफ कल्टीवेशन मैजिक कल्टीवेशन है। वहां पर 7th किंग ऑफ ज़ेन्वू मौजूद होता है। वो कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये लड़का पाथ ऑफ इविलनेस को कंट्रोल कर सकता है, मगर इसने तो तीनों के तीनों पाथ ऑफ कल्टीवेशन को कंबाइन कर दिया है, जिसकी वजह से इसने एक नया कल्टीवेशन सिस्टम ही अनलॉक कर दिया और अब इसकी बॉडी एक गॉड रिफाइंड बॉडी बन गई है। और वहां पे मौजूद बाकी लोग कहते हैं कि मास्टर जरूर ये सब कुछ आपने ही अरेंज करवाया होगा। मगर वहां पे एक और शख्स कहता है तुम बेकार सी बातें कर रहे हो, मास्टर के अलावा ऐसा और कौन कर सकता है। और फिर वहां पर एक और किंग बोलता है कि मेंग चुआन इस वक्त हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा ताकतवर निकल आया है। उसका नया मैजिक वे ये हमारी उम्मीद से बढ़कर है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं। मगर वहां पे बैठा हुआ वो मास्टर कहता है कि कंट्रोल, आखिर हमें इसे कंट्रोल क्यों करना चाहिए। तो फिर उसके सामने मौजूद दूसरा बंदा कहता है कि अगर ये एक पावरफुल किलिंग गॉड बन गया तो ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। अगर इसने डीमन पाथवे को चुन लिया तो फिर क्या होगा।
मगर वहाँ पे मौजूद एक और गोडेस कहती है कि तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें ये सब कुछ पहले ही सोच लेना चाहिए था जब तुम लोगों ने उससे वो ट्रायल लिया था। और वहाँ पे मौजूद एक किंग ऑन हाई उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोग फाइट करना चाहते हो तो फिर फाइट करने से पहले फाइट के एंड के बारे में सोच लिया करो। और फिर वो लोग किंग ज़ेनवू से कहते हैं कि ये पाथ ऑफ डीमन एंड गॉड कल्टीवेशन अभी नया अनलॉक हुआ है और हो सकता है कि ये नया पाथ ऑफ कल्टीवेशन हमारे लिए किसी तरह का कोई खतरा बन जाए। मेरे ख्याल से हमें इसे पहले ही लॉकडाउन कर देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये आगे चलकर कोई बड़ा खतरा बन जाए। मगर वहाँ पे मौजूद एक और किंग कहता है कि इसे ग्रो करने में काफी टाइम लगेगा और इस वक्त वो अभी सबसे ज्यादा वीक होगा। इसी तरह वो लोग मेंग च्वान को कंट्रोल करने के लिए एक के बाद एक प्लानिंग बनाना शुरू करते हैं और अपने अपने आइडियाज देते हैं। मगर वहाँ पे मौजूद गॉड किन्वू, जिसे गॉड मैड भी कहा जाता है, वो उन सब लोगों से कहता है कि अगर डिमोनिक पाथ ऑफ कल्टीवेशन हमसे कोई दुश्मनी मोड नहीं लेता तो फिर ये हमारे लिए फायदे वाली चीज हो सकती है। हम लोगों को और ब्लैक सैंड केव के लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए और उसे कम से कम भी 2 साल तक तो अपने पास रखना होगा। और जहाँ तक बात उसकी कल्टीवेशन की है तो किलिंग ही सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। और इस तरफ हम देखते हैं कि मेंग च्वान जैसे ही उस गॉड पपेट को मार देता है तो अचानक उसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब सी पावर महसूस होती है जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ महसूस होती है और ज़ुआंगशेन भी हैरान हो जाता है। और मेंग च्वान कहता है आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा। उसकी बॉडी से अचानक से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होकर बाहर की तरफ चली जाती है, मगर देखते ही देखते वो सारी एनर्जी वापस से उसकी बॉडी के अंदर ही आ जाती है। जिस पर मेंग च्वान कहता है कि आखिर ये सब कुछ रुक क्यों नहीं रहा। तो फिर ज़ुआंगशेन उसे कहता है कि ये असल में तुम्हारे उस मैजिक एविल सीड की वजह से हो रहा है, वो ये सारी पावर से एब्जॉर्ब कर रहा है। तो फिर मेंग च्वान कहता है कि आखिर इस सब का मतलब क्या है। तो ज़ुआंगशेन कहता है तुम्हारी 3 पाथ ऑफ कल्टीवेशन अभी भी एक दूसरे के साथ ठीक तरह से इंटीग्रेट नहीं हुई है। और फिर वहां पर किंग किन्वू भी आ जाता है और वो कहता है तुम्हारी डिवाइन पावर काफी ज्यादा वीक है, इसीलिए तुम अभी उस एविल सीड को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम्हें कम से कम भी एक किंग लेवल तक जाना होगा, जिसके बाद तुम इन तीनों पावर्स को बहुत ही आसानी से यूज कर सकोगे। ये कहने के साथ ही वो फौरन से एक सील मार्क क्रिएट करते हुए उसे मेंग च्वान की बॉडी में डालते ही उसकी पावर्स को दोबारा से स्टेबल कर देता है। और वो फौरन से नीचे आकर मेंग च्वान से कहता है कि मेरा नाम किन्वू है और युआनचू माउंटेन में सारे ही लोग मुझे मास्टर कहकर पुकारते हैं और तुम भी मुझे मास्टर कह सकते हो। तो मेंग च्वान कहता है अच्छा युआनचू माउंटेन का मास्टर, इसका मतलब ये है कि तुम ही युआनचू माउंटेन के ओनर हो। तो वो मास्टर कहता है ओनर, हाँ मैं किसी टाइम पे वो ओनर हुआ करता था, पर अब बदकिस्मती से मैं सिर्फ युआनचू माउंटेन का एक नॉर्मल सा एल्डर हूँ। और क्योंकि सब लोग युआनचू माउंटेन में मेरी रेस्पेक्ट करते हैं तो इसीलिए वो सब लोग मेरी बात मानते हैं। पर यहाँ पर मेंग च्वान कहता है मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी की कोई परवाह नहीं, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर क्यों तुमने ये सब कुछ क्यों करवाया। ये सारा का सारा ट्रायल तुम्हारा ही अरेंज किया हुआ था, क्या मैं सही कह रहा हूँ। तो यहाँ पर किंगवू वो मछली खाते हुए कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। मगर मेंग च्वान गुस्से में पागल हो जाता है और कहता है आखिर क्यों, ये सब क्यों करवाया तुमने। तो फिर किन्वू से बताता है तुम बस ये जानते हो कि गॉड बनने के लिए ग्रो करना पड़ता है, मगर तुम नहीं जानते कि गॉड बनने के लिए कितनी ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। तुम्हें बस इतना मालूम है कि तुम्हें गॉड बनना है, मगर तुम्हें ये नहीं मालूम कि गॉड बनने में कितना टाइम लगेगा। क्या तुम ये बात जानते हो कि हर रोज कितने गॉड्स मर रहे हैं। और तुम ये जानते भी नहीं होगे कि कुल मिलाकर यहाँ पर कितने डीमन किंग्स मौजूद हैं। मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर चेंग युआन बाउंड्री के पास में ही तकरीबन 9000 से ज्यादा गॉड्स मारे जा चुके हैं। और तुम डीमन किंग्स के बारे में तो जानते भी नहीं कि वो कितने हैं, मगर मैं बता दूं कि वो मिलियंस में हैं। हम ह्यूमंस उन डीमंस के मुकाबले में बहुत ही कमजोर हैं और हमारे बीच में जमीन और आसमान का फर्क है। हम लोगों ने चेंग युआन इनहेरिटेंस के जरिए ही एक नए गॉड को तलाश करने की कोशिश की है। किसी तरह का कोई ट्रैप नहीं था, ऊपर से पूल ऑफ गॉड ब्लड वो भी सूखता जा रहा है। यानी कि अब आगे चलकर हमारे पास नया गॉड कोई भी नहीं आएगा। अब हम लोग गॉड्स की लेगेसी को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ये बात मेंग च्वान को काफी ज्यादा उदास कर देती है और वो कहता है आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। किन्वू से बताता है असल में वो पीस ऑफ चेस गेम मैंने तुम्हारे लिए ही अरेंज किया था। हम लोग जानते थे कि लास्ट ऑप्शन हमारे पास सिर्फ मैजिक ऑप्शन है। मुझे पूरा यकीन था कि तुम मैजिक सीड को अपना ही लोगे। अगर तुम एक डीमन बन भी जाते तो भी मुझे पूरा यकीन था कि तुम अपने डीमन फॉर्म में भी खुद को कंट्रोल कर लेते।
से। मगर एंड में जो कुछ भी हुआ उसने मुझे खुद भी सरप्राइज कर दिया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस गेम को इस तरह खत्म करोगे। तुमने उस इविल सीड को एक्सेप्ट तो कर लिया, मगर उसके साथ साथ तुमने बाकी की 2 इनहेरिटेंस को भी उसके साथ मर्ज कर दिया है। और मुझे अब यकीन हो गया है कि तुम्हारे पास ही वो पावर है जो कि इस दुनिया को बचा सकती है, या फिर ये पावर इस दुनिया की तबाही के लिए सबसे बड़ा जरिया भी बन सकती है, क्योंकि अभी तक इस पावर के बारे में कोई भी ठीक से नहीं जानता है। हो सकता है कि शायद तुम्हारी ये पावर किसी डीमन किंग की पावर से भी ज्यादा खतरनाक हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ जुआनचू माउंटेन में चलो। मैं तुम्हें एक गॉड किंग बनाने के लिए तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। तुम एक दिन एक रियल गॉड बनोगे, और अगर मैं गलत नहीं तो तुम जरूर जुआनचू माउंटेन के नए लॉर्ड बनने वाले हो। तुम्हारे आने से ये दुनिया फिर से नॉर्मल बन जाएगी। क्या कहते हो तुम? क्या तुम मेरे साथ जुआनचू माउंटेन चलने के लिए तैयार हो? मगर मेंगजुआन उससे कहता है कि तुम मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, जबकि तुम खुद उस माउंटेन में रहकर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाए। मगर वो गॉड कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ इसलिए ले जाना चाहता हूँ ताकि तुम हमारे साथ मिलकर इस दुनिया को बचा सको। मैं हेड ऑफ किन्वू सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा। मगर मेंगजुआन उसके करीब आता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा। ये देखकर फिर किन्वू कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम मुझे मना कर दोगे, इसीलिए मैं तैयारी से आया था। मैं तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूँ, क्यों ना तुम मेरे साथ एक मर्तबा जुआनचू माउंटेन का टूर कर लो। वो उसे जुआनचू माउंटेन का एक टोकन भी दिखाता है और कहता है कि हम लोग जुआनचू माउंटेन में बस घूमेंगे फिरेंगे, और मैं तुम्हें वो टेरिटरीज दिखाऊंगा कि जिन्हें डीमंस ने डिस्ट्रॉय किया है, और मैं तुम्हें वो इंस्टीट्यूट भी दिखाऊंगा कि जो ह्यूमन वर्ल्ड में पेट्रोलिंग का काम करता है। यही वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि पूरी ह्यूमन वर्ल्ड की जिम्मेदारी लेते हैं। ये सुनकर मेंगजुआन कहता है सच में जुआनचू माउंटेन में कुछ अच्छी चीजें भी हैं, मगर वो गॉड कहता है कि अगर तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर तुम मेरे साथ चल सकते हो, और तुम्हें बस एक ही काम करना होगा। ये सुनकर मेंगजुआन कहता है मुझे लगा ही था कि तुम कोई ना कोई कंडीशन रखोगे। तो फिर किन्वू कहता है कि हाँ, तुम्हें बस 2 आइसलैंड्स को रेस्क्यू करना होगा, और तुम्हें अपने साथ किसी और को नहीं ले जाना। उसके बाद तुम्हें ये टोकन मिल जाएगा। तो फिर मेंगजुआन कहता है कि ये रास्ता बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे भी जुआनचू माउंटेन कोई साजिश कर रहा है। मैं तुम्हारे कहने पर एक मर्तबा उन आइसलैंड्स में जाऊंगा, मगर इस टोकन की मुझे जरूरत नहीं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेंगजुआन उन 2 आइसलैंड्स में जाने के लिए अपनी तैयारी कर लेता है और अपने सफर के लिए एक घोड़ा लेने के लिए जाता है, और रास्ते में कहता है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि डीमंस लोगों को खाते हैं, मगर यहाँ पे लोग ही दूसरे लोगों को खा जाते हैं, और दूसरी तरफ गॉड्स जो कि डीमंस को तो मारते हैं मगर वो इंसानों को खा जाते हैं। और इस वक्त मैं एक ऐसी दुनिया में मौजूद हूँ जहाँ पर लोगों को खाया जाता है, और ये लोग मुझे कह रहे हैं कि चेंग युआन एक ट्रैप है, जबकि हकीकत में ट्रैप तो जुआनचू माउंटेन है। वो वहाँ पे एक घोड़ा खरीदने के लिए जाता तो है, मगर वहाँ पे उसके पास पैसे बहुत ही कम होते हैं। सिर्फ एक ही सिक्का था जिससे वो एक घोड़ा खरीदना चाहता था। तो वो शख्स उससे कहता है कि इन पैसों से तुम्हें सिर्फ एक गधा ही मिलेगा। तो मेंगजुआन उस एक गधे के सहारे ही फिर वहां से आगे बढ़ता है, और कुछ ही देर में अर्ली युआन सिटी को छोड़कर बाहर चला जाता है। अगले सीन में हम लोग दोबारा से किन्वू को देखते हैं। वहां पर उसके साथी कह रहे होते हैं कि उस लड़के ने तुम्हारी न सिर्फ बेइज्जती की है बल्कि तुम्हें रिजेक्ट भी कर दिया है। मगर किन्वू कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये लड़का जुआनचू माउंटेन को ना छोड़े। उन सारे ही गॉड्स की नजर में मेंगजुआन उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सर दर्द है, मगर किन्वू वो उसे अपनाना चाहता है। उसे मालूम है कि सिर्फ यही एक ऐसा लड़का है जो कि उन लोगों की मदद कर सकता है। और फिर जुआंगचेन कहता है कि तुम इतनी देर से इस गधे को चला रहे हो और अभी तक तुमने इसे दौड़ाना नहीं सीखा। ये कहने की देर थी कि मेंगजुआन से एक किक मारता है तो वो गधा फिर घोड़े की तरह दौड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मेंगजुआन को भी पछताना पड़ जाता है, क्योंकि उसे भी अब उस गधे के भागने की वजह से तकलीफ हो रही थी। मगर वो कुछ देर में फिर एडजस्ट हो जाता है। और अगले सीन में एक डिसाइपल किन्वू से आकर कहता है कि मास्टर, आपने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। वो लड़का 2 आइसलैंड के लिए निकल चुका है और बहुत जल्द वहां पर पहुंच जाएगा। और अगले सीन में हमें मेंगजुआन की बॉडी में मौजूद उस ब्लड पूल को दिखाया जाता है। जब उसका दरवाजा खुलता है और हम लोग उस ब्लड पूल के दूसरे दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वहां पर एक छोटी सी गुफा मौजूद होती है, और उस गुफा के अंदर एक स्टैचू दिखाया जाता है।
वो स्टैचू दिखने में ज़ुआंगशन जैसा लग रहा था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे डिसाइपल युआनचू माउंटेन के लिए उसके दरवाजे तक पहुंच चुके थे और उस दरवाजे पर ली ज़ेंग उन लोगों का इंतजार कर रहा था कि इतने में अचानक यान वही वहां से गायब हो जाता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।